एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा मौर्य है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 4 दैट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। तो हम देखेंगे कि एक सेल खुद को कैसे प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए। ये वीडियो वन शॉट होने वाला है। इस 1 घंटे में हम पूरा टॉपिक अच्छे से सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सेल साइकिल। दिस सेल साइकिल is the fundamental process by which a cell grows, duplicates its genetic material and divides into two daughter cells। देखो, सेल साइकिल इज द फंडामेंटल प्रोसेस, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग वाला प्रोसेस जिसमें सेल खुद को ग्रो करता है, तैयार करता है ताकि डुप्लीकेट हो सके इट्स जेनेटिक मटेरियल। इसके जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जीनोम है, वो डुप्लीकेट हो सके। इट इंश्योर्स ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल साइकिल क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है एंड रीजनरेशन करवाता है एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें हमारी सेल साइकिल से ही होती हैं। 2 मेन फॉर्म्स ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और दूसरा मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो अभी हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल साइकिल चलता कैसे है, क्या क्या प्रोसेसेस उसमें आती हैं। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में 2 फेज होती है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। ओके, द यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड फेजेस। फर्स्ट वन इज इंटरफेज और सेकेंड है एम फेज, जिसको हम माइटोसिस या मियोसिस फेज भी बोलते हैं। तो इंटरफेज 95% ऑफ साइकिल। तो सबसे ज़्यादा, जैसे ये हमारा पूरा सेल है और इसमें हमारा सेल साइकिल चल रहा है, तो ये समझ लो कि ऐसे ये जो 5% है इसमें हमारा सेल डिवाइड करता है, और ये जो बाकी के 95% है इसमें हमारा सेल खुद को प्रिपेयर करता है, जिसको हम आई फेज बोलते हैं, इंटरफेज या आई फेज, और इसको हम एम फेज बोलते हैं। ओके, तो एम फेज में सेल डिवाइड करता है और आई फेज में सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, इंटरफेज इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज व्हेन द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, मैं इतनी बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। मैं 2-3 बार बोल चुकी कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है। इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है और एम फेज में सेल डिवाइड कर लेता है। ठीक, तो इट हैज़ 3 स्टेजेस। इंटरफेज में 3 स्टेज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं G1 फेज, उसके बाद आता है हमारा S फेज, उसके बाद आता है हमारा G2 फेज, और उसके बाद ये 3 फेज हो गए इंटरफेज के, मतलब आई फेज, और इसके आगे फिर आता है हमारा एम फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज या फिर मियोसिस फेज, एम फेज। ओके, तो ये है आई फेज और ये है एम फेज। ठीक, तो इंटरफेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो G1, S और G2 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा G1 फेज, जिसको हम गैप फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज और या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज। तो देखो, हमारा जो साइकिल चलता है ऐसे देख लो, G1, S, G2, M। ठीक, ये साइकिल चलता है। ये पहले G1 से S में गया, फिर S से G2 में जाता है और G2 से M में जाता है, फिर M से फिर से वही G1 फेज आ जाता है। तो पोस्ट माइटोटिक इसलिए बोला जा रहा है कि M के बाद फिर से G1 आ रहा है। M के बाद आ रहा है मतलब पोस्ट, और अगर पहले आता है तो प्री बोलते हैं। ठीक, अब जैसे S के पहले क्या आ रहा है? G1 फेज, तो हम इसको बोलेंगे प्री G1 फेज। S को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्री और पोस्ट का ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो, गैप 1 फेज को या फिर G1 फेज को हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज इमीडिएटली आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस में हमने देखा था कि सेल डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवाइड हो जाता है तो फिर से वो खुद को प्रिपेयर करने लगता है। तो वही है, जब सेल डिवाइड कर लिया फिर से वो G1 फेज में आ जाता है। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में ये खुद को प्रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज इमीडिएटली आफ्टर माइटोसिस। तो G1 है हमारा पहला ग्रोथ फेज। उसके बाद इसमें होता है सेल ग्रोज इन साइज, सिंथेसाइजेज RNAs, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स। तो ये सारी चीज़ों का वो सिंथेसाइज करता है, डुप्लीकेट करता है, बना लेता है। जैसे एक सेल में एक एक सारी चीज़ें हैं, तो अब उसको आगे डिवाइड करना है तो वो डबल कर लेता है सारी चीज़ों को। प्रिपेयर्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। G1 का चेक पॉइंट ये है। चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने वो ट्रांजिशन वीडियो देखा है जिसमें चुटकी बजाते हैं और वो कपड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। उसी प्रकार से चेक पॉइंट को हम एक ट्रांजिशन समझेंगे
चेक पॉइंट का मतलब होता है कि जीवन अब एस फेज में जाने वाला है तो उसके पहले एक चेक पॉइंट होता है, मतलब एक चेकिंग चलती है कि सारी चीज़ें दुरुस्त है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, कहीं किसी न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है, कोई ग्रोथ सिग्नल या फिर किसी भी चीज़ में कमी ना हो, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं ट्रांजिशन होने के पहले। ओके, तो चेक्स फॉर डीएनए डैमेज, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ सिग्नल्स। ओके, सेल्स में इंटर जी नॉट फेज क्विसेंट स्टेज फ्रॉम हियर। तो देखो, जी नॉट फेज एक ऐसा फेज होता है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डू नॉट डिवाइड। अब हम देख रहे हैं कि जीवन फेज में सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो डिवाइड हो सके, बट यहाँ पे तो ऐसा लिखा जा रहा है कि जी नॉट फेज एक ऐसा फेज होता है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, सारी चीजें, सब कुछ हो रही होती हैं, बट वो डिवाइड नहीं करता। डिवाइड नहीं करता क्या मतलब हो गया, जैसे हमारा हार्ट है, दिल है हमारा, उसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते। तभी होता है कि अगर किसी के दिल में छेद हो गया तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें छेद है वो सेल की ग्रोथ फिर से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कार्डियक सेल में जो है डिवीजन नहीं होता है। अब न्यूरॉन सेल्स और न्यूरॉन्स में भी डिवीजन नहीं होता। पॉइंट यहाँ का ये है कि G1 से एस में जाने की बजाय अगर कोई सेल जी नॉट फेज में चला जाता है तो वो हमेशा जी नॉट में ही रह जाता है, तो वो डिवाइड नहीं करता कभी। और अगर एस में चला गया तो वो पीछे नहीं आ सकता, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, इसमें चीजें डबल होती हैं बेसिकली। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स टू फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट सेंट्रोमियर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। तो ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है ये है हमारा सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमैटिड्स है ये सेंट्रोमियर पे, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, ये कहाँ जुड़ रहे हैं, ये सेंट्रोमियर पे। तो वही बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड क्रोमैटिन पैकेजिंग। अब हमारा सेल है उसमें जो हमारा क्रोमैटिन है, कुछ ऐसे ऐसे करके हमारा क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। अब हमें इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है तो इसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। इसकी पैकेजिंग करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हिस्टोन प्रोटीन में वो रैप होता है डीएनए, और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस पैकेजिंग होने के बाद हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो इस फेज में हमारा हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है ताकि क्रोमैटिन की पैकेजिंग हो सके। सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल पोल्स। चलते हैं G2 फेज में, देखते हैं। G2 फेज हमारा गैप 2 फेज होता है, इसको हम प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। G1 फेज हमारा पोस्ट माइटोटिक फेज था और G2 हमारा प्री माइटोटिक फेज है। हमने देखा था G1, S, G2 और M। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि G2 के बाद M फेज आने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि प्री माइटोटिक फेज। प्री का मतलब होता है पहले, माइटोसिस के पहले वाला फेज। अब M के बाद फिर से G1 स्टार्ट होगा, इसलिए G1 को बोला गया था पोस्ट माइटोटिक फेज, मतलब माइटोसिस के बाद वाला फेज। तो गैप 2 फेज है हमारा फाइनल ग्रोथ फेज बिफोर माइटोसिस। प्रिपेयर सेल्स फॉर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल प्रोटीन्स एंड माइटोटिक एंजाइम्स। ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं ये बेसिकली सेल डिवीजन में यूज होंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा, तो स्पिंडल प्रोटीन्स भी आएंगे, माइटोटिक एंजाइम्स भी आएंगे माइटोसिस करवाने के लिए। एंड G2 चेक पॉइंट, G2 का ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, जब वो G2 से M में जाएगा तो ये चेक करता है कि कंप्लीट एंड एरर फ्री डीएनए रेप्लिकेशन। तो कहीं डीएनए में डैमेज तो नहीं है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो हुआ है कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि डिवीजन के बाद वो डीएनए अगर उसमें कोई एरर है तो वो डिवाइड होकर दूसरी सेल में चला जाएगा। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि याद हो जाना चाहिए। एम फेज, माइटोटिक फेज, इसमें हमारा डिवीजन होगा सेल का। ओके, तो रिप्रेजेंट्स सेल डिवीजन। एम फेज रिप्रेजेंट्स सेल डिवीजन, कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो हमारा इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एंड साइटोकाइनोसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटो मतलब होता है सेल, तो बेसिकली इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ओके, माइटोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, सेम क्रोमोसोम नंबर एज पेरेंट, 2n इज इक्वल टू 2n। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें कोई भी, जैसे एक सेल डिवाइड हो रहा है, अगर पेरेंट सेल में 2n है तो जब ये डिवाइड होगा तो इसमें भी 2n होगा और इसमें भी 2n होगा। इसमें कोई क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होगा, सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, डिट्टो कॉपी।
ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली सेम होंगी इसमें। अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और जो मियोसिस होता है उसमें हम जर्म सेल्स की बात करते हैं, जिससे हमारा गैमीट बनता है। पर्पज क्या है माइटोसिस का? ये ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है, रीजनरेशन करवाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। हम इसको ऐसे डिफरेंस की तरह भी देख सकते हैं कि माइटोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फेजेज ऑफ माइटोसिस। वैसे तो माइटोसिस में हमारा 4 फेज होता है। तो यह है पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 फेजेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज। इसमें क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम विजिबल। क्रोमैटिन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अब जब ये कंडेंस होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये हमारा क्रोमोसोम दिखने लग गया। अभी तक हमें क्रोमैटिन दिख रहा था, अब हमें क्रोमोसोम दिख रहा है। तो वही है, देखो इस सेल में हमारा ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं हमें। ओके, तो ईच क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंट एट सेंट्रोमियर। तो देखो ये जो दिख रहा है ये दोनों हमारे हो गए सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, ये है सिस्टर क्रोमैटिड और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। ओके, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेनिंग बॉडी होती है जो राइबोसोम बनाती है, वो इसमें डिसअपियर होती है, नहीं होती। प्रोफेज में डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप बेगिंस टू ब्रेक। न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब हो गया न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स, ये ब्रेक होना शुरू करती हैं, मतलब ये भी डिसअपियर होने लगती हैं। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म फ्रॉम सेंट्रोमियर। प्रोफेज के बाद आ जाता है हमारा मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेट और हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गई है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये जो निकले हुए हैं, ये है स्पिंडल फाइबर्स। ये कहाँ पे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे एक काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, डिस्क टाइप का कुछ इस तरीके से ऐसे, जिससे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। एनाफेज आता है हमारा थर्ड फेज, एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर्स स्प्लिट करते हैं, मतलब सेंट्रोमियर्स टूट जाते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच है यहाँ पे, ये ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर इनको खींच रहा है ना। सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट। सिस्टर क्रोमैटिड्स पहले ये सेंट्रोमियर से ऐसे अटैच थी दोनों, अब ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, ये सेपरेट हो गई और ये अपोजिट पोल पे जा रही हैं। अपोजिट पोल, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। टेलोफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन डीकंडेंस का मतलब हो रहा है कि वो जो क्रोमोसोम बना था वो फिर से खुलने लगता है, फिर से कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो क्रोमैटिन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है डीकंडेंस होके। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। स्पिंडल अपैरेचस डिसअपियर्स। जो हम देख रहे थे कुछ धागे टाइप का ऐसे 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 बना था अपोजिट पोल्स पे, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल डिवाइड होने की कगार पे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ, इसको हम बोलते हैं फरो। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फरो। ये एनिमल्स में होता है और वो फरो बना के डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। और वहीं प्लांट सेल होता, अगर ये प्लांट सेल है, अगर इसको डिवाइड करना होता तो ये एक सेल प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता, तब ये डिवाइड करते। ये जो सेल प्लेट है ये धीरे धीरे सेल वॉल बना देता है इधर इधर और ये सेल डिवाइड कर जाता। तो टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। उसमें हमने देखा कि सेल बिल्कुल डिवाइड ही करने वाला था और यहाँ पे हमारा सेल डिवाइड कर गया। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय क्लीवेज फरो एनिमल्स में और सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो वही जो हमने बताया कि एनिमल्स में सेल को डिवाइड करने के लिए एक क्लीवेज स्ट्रक्चर बनाता है फरो टाइप का, और वहीं प्लांट्स में ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन करता है ताकि सेल डिवाइड कर सके। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ये जो डॉटर सेल्स हैं ये बन गई। रिजल्ट्स 2 आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स 2n। तो ये जो डॉटर सेल्स है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। माइटोसिस में यही होता है कि ये बिल्कुल सेम बनता है। तो अभी हमने जितने भी फेजेस पढ़े उसको एक बार सम अप कर लेते हैं इस इमेज से। इंटरफेज का मतलब होता है ग्रोथ फेज। तो ये ग्रोथ फेज है, इसमें हमारा सेल की ग्रोथ हो रहा है। और ये जो है ये माइटोटिक फेज है, इसको हम एम फेज बोलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन होता है इधर।
तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेज में देखो ये क्रोमोसोम्स दिखने शुरू हुए, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं और एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ये इधर। और फिर जब ये क्रोमोसोम्स बट जाते हैं तो हमारा टीलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से आ जाता है और ये सेल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है फरो टाइप का और इन दोनों को डिवाइड कर देता है। अभी तक हमने यही देखा। मियोसिस हमारा सेकेंड सेल डिवीजन का प्रोसेस है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स ईच विद हाफ द क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, वही मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। ओके, और इसमें हाफ द क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n से 2n था, सेम था, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो रहा है, मतलब हाफ हो जा रहा है। डिफरेंस एज इनको हम याद कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीजन बोला था और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। अकर्स इन जर्म सेल, टेस्टिस एंड ओवेरीज, ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स हम मान लेते हैं। जैसे सोमेटिक सेल्स हमारे पूरे बॉडी में होता है, वहीं जर्म सेल्स केवल हमारे गैमीट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइक टेस्टिस एंड ओवेरीज। पर्पज क्या होता है इनका? गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन। तो उसमें माइटोसिस में आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही थी, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा था, सब कुछ सेम ही था। टाइप्स ऑफ डिवीजन इन मियोसिस। मियोसिस में 2 तरीके की डिवीजन होती है। मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस 2, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस 2 मतलब इक्वेशनल डिवीजन, तो इसका मतलब हो गया कि ये माइटोटिक फेज की तरह होगा, क्योंकि माइटोटिक फेज भी तो इक्वेशनल डिवीजन था। तो सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट होते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस लिखा गया है। तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह सेम होता है, तो हमें केवल मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है। मियोसिस 2 में हम जो माइटोसिस में लिखे थे वही सेम चीज़ें प्रोसेसेस मियोसिस 2 में लिख देंगे। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट है रिडक्शनल डिवीजन। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम से सेपरेट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शन डिवीजन। प्रोफेज 1, जैसे हमने देखा था माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वैसे ही मियोसिस में भी होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 जो होता है उसमें आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। जो मियोसिस के 4 फेजेज है उसमें से प्रोफेज सबसे लंबा और कॉम्प्लेक्स फेज माना जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स अंडरगो कंडेंसेशन एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स एंड रिकम्बाइन। तो इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें प्रोफेज 1 में। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें लिप्टोटीन का। लिप्टोटीन, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं थिन थ्रेड, इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पतले धागे की तरह होता है। तो देखो, क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम्स विजिबल एज लॉन्ग thin thread-like structures and each chromosome has already duplicated into 2 chromatids but they are not clearly visible। इसमें क्रोमोसोम ऑलरेडी खुद को डुप्लीकेट करके 2 क्रोमेटिड बना चुका होता है, बट वो दिखता नहीं है। क्रोमोमियर्स, बीड लाइक थिकनिंग जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स को, अपीयर्स अलोंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अलोंग एक बीड लाइक, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इस पे एक बीड लाइक, बीड मतलब हो गया मोती, उसके उस पे ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होते इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन को हम बोलते हैं पेयर्ड थ्रेड। पेयर्ड थ्रेड मतलब 2 धागे। Homologous chromosomes come together and undergo synapsis. Synapsis is a mediated by synaptonymal complex, a protein structure. Pairing results in the formation of bivalent tetrads. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे बाइवैलेंट या फिर टेट्राड्स। ओके, जाइगोटीन के बाद आता है हमारा पैकिटीन। पैकिटीन, लिप्टोटीन को हमने बोला था थिन थ्रेड, पतला धागा। जाइगोटीन को हमने बोला था पेयर्ड थ्रेड और पैकिटीन को हम बोल रहे हैं थिक थ्रेड। क्रोमोसोम्स बिकम्स शॉर्टर एंड थिकर। क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये है क्रॉसिंग ओवर। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये ब्लू वाले पे ये ऑरेंज वाला आ गया और ऑरेंज वाले पे ये ब्लू वाला आ गया। तो ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ अकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पॉइंट
कॉल्ड कैजमेटा। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना एक्स टाइप का, इसको हम बोलते हैं कियाजमेटा या फिर चियाजमेटा, जो भी बोलो। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है सेम टाइप का क्रोमोसोम। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो दिख रहा है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला, इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है डिप्लोटीन डबल थ्रेड्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व्स बट होमोलॉगस क्रोमोसोम रिमेन्स अटैच्ड एट कियाजमेटा। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब होमोलॉगस क्रोमोसोम को डिजोल्व करेगा तो ये जो कियाजमेटा बना है ये यहाँ पे तब भी अटैच रहेंगे। तो क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट but remain connected at crossover point. Oocytes in many animals remain arrested at this stage for long periods. Arrested का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस चल रहा है और वो एक पॉइंट पे आके रुक जाए, लंबे समय तक रुका रहे और फिर से कुछ समय के बाद वो फिर से अपना प्रोसेस वहीं से आगे कंटिन्यू करे। डायाकाइनेसिस का मतलब होता है कि मूविंग अपार्ट क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा अकर्स। क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो चुके हैं और जो कियाजमेटा का एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना था अब उसको अलग करने का टाइम आ गया है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड स्पिंडल अपैरेचस बिगिंस टू फॉर्म मेटाफेज 1। अब यहाँ के बाद से जो भी प्रोसेसेस आएंगी वो जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था सेम वैसे ही होगा सब कुछ, बस फर्क इतना है कि उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम था, इसमें 2 क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से उसमें स्ट्रक्चर बनेगा। मेटाफेज 1 बाइवैलेंट पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये है पेयर्ड, अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट as you can see in this picture. Each homolog is attached to spindle fiber from opposite pole. होमोलॉगस मतलब ये पर्पल अपने इस साइड से अटैच हो रहा है और ये रेड वाला इस साइड से अटैच हो रहा है। The orientation of homologous pair is random, allowing independent assortment and the source of genetic variation. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम अलग होते हैं और उनका जेनेटिक वेरिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एनाफेज। एनाफेज में सेम है, हमारा ये जो क्रोमोसोम बना है ये सेपरेट होगा, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा। तो homologous chromosomes separate and move to opposite pole. Sister chromatids remain attached at their centromere. ये जो centromere है यहाँ से अटैच दिख रहे हैं ना, वही बात हो रही है। This reductional step halves the chromosome number, और इस वजह से इनमें इस प्रोसेस से ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ओके, टीलोफेज में सेम है, वही न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से आ जाएगा। तो क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म्स इन सम स्पीसीज, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया फिर से, और साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है उसमें 2n से n बन रहा है ना, तो ये हैप्लॉइड है ये डिप्लॉइड है। ओके, तो ये 2 डॉटर सेल्स बन गई। नेक्स्ट है हमारा, ये है पूरा साइकिल। देखो ये है हमारा प्रोफेज, जिसमें हमने सेल को प्रिपेयर किया था। प्रोफेज में हमारे कुछ 4-5 और फेजेज आए थे, लाइक लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायाकाइनेसिस, ये सारी चीज़ें आई थी प्रोफेज में। इतने में ये प्रोफेज में ये 4-5 चीज़ें हुई थी। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज 1, उसके बाद आता है एनाफेज 1, उसके बाद आता है टीलोफेज 1, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड कर लेता है। उसके बाद फिर से हमारा आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 का मतलब होता है फिर से ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं ना, तो मेटाफेज 2 स्टार्ट हो गया। अब इसमें आ जाता है फिर से ये जो प्रोसेस है वही यहाँ भी हो रहा है, तो ये हो गया एनाफेज 2। और ये फिर यहाँ पे जैसे ये टीलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया था वैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया टीलोफेज 2। तो ये इतना पार्ट जो है ये है मियोसिस 1 का, और ये जो इतना पार्ट है ये है मियोसिस 2 का। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो प्रोफेज में जो भी हमने ऊपर देखा वही सेम चीज़ें हैं। तो ये है हमारा प्रोफेज, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, देखो कियाजमेटा का स्ट्रक्चर बन रहा है एक्स टाइप का। और मेटाफेज में हमारा इक्वेटोरियल प्लेट पे ये क्रोमोसोम्स आ गए। एनाफेज में ये अपोजिट स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं अपोजिट पोल पे। तो टीलोफेज में है हमारा क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं और एक न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। ओके,
तो न्यूक्लियर इन्वेलप बनने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। जब ये सेल टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 2 सेल बन गए। प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। प्रोफेज 2 फिर से खुद को प्रिपेयर कर लेगा मेटाफेज के लिए, जिसमें क्रोमोसोम फिर से इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया। अब ये फिर से एनाफेज में अपोजिट पोल्स पे अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से, और बिल्कुल जो हमने पढ़ा वो ऐसे ही चल। ये फेज हो गया हमारा मियोसिस 1 का फेज, और ये हो गया मियोसिस 2 का फेज, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब हम पढ़ने वाले। मियोसिस 2 जैसा कि मैंने कहा था, ये माइटोसिस का बिल्कुल डिट्टो सेम होता है, बिल्कुल जैसे प्रोसेसेस उसमें थे सेम इसमें होते हैं। तो अभी हम तो इसलिए सेम, तो इसके जो प्रोसेसेस है मियोसिस 2 में, जैसे ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, जो हमने माइटोसिस में लिखा था प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, सेम इसमें लिखना है। तो डिट्टो कॉपी वैसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। ओके, तो वही सेम चीज़ें इसमें भी लिखनी है, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा से नहीं लिखा है। तो समझ जाओ कि मियोसिस 2 जो है सेम बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। तो देखो, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है एक प्रकार से इंटरवल, जैसे एक मूवी चलती है बीच में इंटरवल आता है ना, तो फिर पहला पार्ट हो गया, इसमें फिर दूसरा पार्ट चलता है। तो मियोसिस 1 हो गया। अब हमारा इंटरकाइनेसिस, इंटरवल के बाद हमारा मियोसिस 2 चलता है, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस को भी हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसलिए मियोसिस 2 का प्रोसेस बिल्कुल माइटोसिस से सेम होता है। वेरी सिमिलर टू माइटोसिस बट स्टार्ट्स विथ हैप्लॉइड सेल। तो जो प्रोसेसेस हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में लिखे थे, वो ही सेम डिटो इधर चलेगा। तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, तो आप प्रोफेज 2, जैसे उसमें था प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, तो प्रोफेज 2 डाल के वो सारा जो माइटोसिस में प्रोफेज में लिखा है वही प्रोफेज 2 में लिखना है। फिर मेटाफेज 2 ऐसे ही करके लिखना है, बस इसमें 2 ऐड कर देना है। मियोसिस के हम कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है मियोसिस की। इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसेस गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स, प्रोवाइड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि देखो हमारे होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर या फिर कोई भी चीज़ को मेंटेन करके रखना। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो, हमारा बॉडी एक 37 डिग्री सेल्सियस एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हम फील करते हैं कि हमें बुखार हो गया टेम्परेचर बढ़ जाने पे। तो वही है, होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। तो एक्सटर्नली कुछ भी हो रहा है, बहुत गर्मी आ रही है, बहुत सर्दी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, हमारे बॉडी का जो इंटरनली प्रोसेसेस है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल है टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे हम स्वेटिंग करते हैं या फिर शिवरिंग करते हैं। स्वेटिंग गर्मी में करते हैं, शिवरिंग ठंडी में करते हैं। तो ठंड में कांपे या गर्मी में बहुत सारा पसीना हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। पीएच बैलेंस बफर सिस्टम में पीएच बैलेंस करना हो गया। वहीं ग्लूकोज रेगुलेशन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन हमारा ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो वहीं ग्लूकोज का रेगुलेशन जो है होम्योस्टैसिस में आता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है फॉर सर्वाइवल, नॉर्मल सेल्स फंक्शन एंड एडाप्टेशन। ओके, इसमें कुछ बस याद करने वाली चीज़ें हैं सारी। एपोप्टोसिस जो लिखा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसका मतलब है कि ये खुद से सेल की डेथ करवाता है, खुद से सेल को ख़त्म करने का कुछ काम करता है। इससे तो यही समझ आ रहा है हमें। तो देखो, एपोप्टोसिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अनवांटेड और डैमेज्ड सेल्स आर एलिमिनेटेड विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। तो जैसे हमारे बॉडी में कोई सेल है जिसका कोई काम नहीं है, वो डैमेज हो चुका है, तो वो कोई इन्फ्लेमेशन करे हमारे बॉडी में, उससे पहले उसकी डेथ कर दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, तो वही है। तो ये हमारे बॉडी के फायदे के लिए हो रहा है ना, कोई इन्फ्लेमेशन करने से पहले उसको किल कर दिया जा रहा है, तो ये हमारे बॉडी के फायदे के लिए हो रहा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इनिशिएटेड बाय इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल और एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवेज। एक्टिवेशन ऑफ कास्पासेज लीड्स टू डीएनए फ्रेगमेंटेशन और सेल सिंकेज। सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेन्स टिश्यू होम्योस्टैसिस,
एलिमिनेट्स हार्मफुल सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स हो गए जैसे इसेंशियल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेपरेशन ऑफ फिंगर्स। वायरस इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स, जैसे अगर कोई कैंसरस सेल है, अगर हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मारने में, उसको किल करने में सक्सेसफुल हो गया तो हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर उसको स्टार्टिंग में ही वो किल कर दिया, अगर एलिमिनेट कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एपोप्टोसिस मदद करता है हमारी बॉडी की। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस में भी सेल डेथ होता है, बट ये बेनिफिशियल नहीं होता हमारे लिए। नेक्रोसिस इज एन अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ड्यू टू इंजरी, टॉक्सिन्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड रप्चर्स एंड इन्फ्लेमेशन। तो इसमें जो सेल की डेथ हो रही है या तो किसी इंजरी की वजह से हो रही है, किसी टॉक्सिन या फिर ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, या फिर सेल में कोई स्वेलिंग आ गई है, रप्चर हो जा रहा है, सेल फट जा रहा है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है सेल में कोई, तो इस वजह से उसमें सेल की डेथ होती है। ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस से ये नेक्रोसिस अलग कैसे होता है? तो नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल एंड पैथोलॉजिकल। एपोप्टोसिस होता है उसको करवाया जाता है और ये एक्सीडेंटल होता है, ये इन सब चीज़ों की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन हो गई, रप्चर हो गया, सेल फट गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से होती है। कॉजेज इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, बीमारी बनाता है हमारी बॉडी में। एपोप्टोसिस इज अ कंट्रोल्ड एंड बेनिफिशियल, ये कंट्रोल्ड और बेनिफिशियल है, और वही नेक्रोसिस अनकंट्रोल्ड है। ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफर, सिग्नल का ट्रांसफर। तो देखो, सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच सेल senses signals such as hormones, growth factors, neurotransmitters, cytokines from its external environment and converts them into appropriate intracellular responses। तो जैसे कोई सेल है तो यहाँ पे कोई हार्मोन आ रहा है उसके कांटेक्ट में, तो ये सेंस करता है, यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये इस चीज़ को सेंस करता है, तो यहाँ पे सिग्नल भेजता है सेल के अंदर कि कुछ तो आ रहा है, वो रिस्पॉन्स देता है सेल के अंदर की तरफ, बताता है, ताकि सेल के अंदर की होने वाली प्रोसेसेस में जो भी चेंजेस होने हो, एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, जो भी होना होता है वो हो जाता है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन मेनली ये वाला प्रोसेस है। जब कोई सिग्नल आता है तो ये जो सेल रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर की तरफ सिग्नल भेजता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग। इट इन्वॉल्व्स रिसेप्टर्स, intracellular signaling molecules and effector proteins. Okay, the final outcome may be changes in gene expression, metabolism, cell division, differentiation, survival और apoptosis। जो अभी apoptosis हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इसलिए मैंने उसके टॉपिक को पहले ही कवर कर लिया। जैसे होम्योस्टैसिस हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो अभी हमने कवर किए ना, ये शॉर्ट में आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज होम्योस्टैसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस। तो ये एक वर्ड का जो है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्ट में आने के, और ये जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं ये बहुत ही रैंडम होता है, क्योंकि ये एक वर्ड का क्वेश्चन होता है तो कुछ भी दे सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट के लिए हमें ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स वाले जो आंसर्स होते हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी हम सिग्नल ट्रांसडक्शन का पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है रिसेप्टर, इसको हम लिख देते हैं रिसेप्टर। ठीक है। जब इस पे कोई सिग्नल आता है, लिगेंड आगे बाइंड करता है, तो ये रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, ये एक्टिवेट होता है तो ये सेल के और अंदर के मॉलिक्यूल्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है, सिग्नल भेजता है कि कुछ तो आया है, लिगेंड बाइंड किया है। ठीक, ये है लिगेंड। तो लिगेंड बाइंड किया, तो जब एक्टिवेट हो जाते हैं रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो ये अंदर के और सारे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये अदर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये जो ये लिगेंड बाइंड हुआ रिसेप्टर से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। पहला सिग्नल भेजा ना, ये लिगेंड जो है रिसेप्टर से बाइंड करके पहला सिग्नल भेजता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ओके, तो उसके बाद जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये फिर अंदर के मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करके उनको सिग्नल भेजता है, और उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मैसेंजर। वो दूसरा रिस्पॉन्स होता है। तो सिग्नल भेजने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है
तो जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फिर सेल सिग्नलिंग, जिसमें से जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन वाला पार्ट ये है हमारा, इतना सा, ठीक। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन इट इज ए इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स वाया जी प्रोटीन्स लिंक्ड रिसेप्टर्स JAK स्टेट पाथवे। हमने देखा कि इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग, जो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद जो सिग्नलिंग ट्रांसफर हो रहा था, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस को। सेल सरफेस रिसेप्टर, रिसेप्टर जो है वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट था कुछ इस तरीके से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिग्नलिंग हो रही थी। वाया जी लिंक्ड प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये कुछ पाथवेज होते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज होते हैं, हेल्प करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, सबसे पहला है सिग्नल लिगेंड। हमने देखा कि लिगेंड बाइंड किया रिसेप्टर पे, तब जाके वो सिग्नल भेजता है, ठीक, तब जाके वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। तो सिग्नल सबसे पहला है कंपोनेंट सिग्नल, जो कि लिगेंड, हार्मोन भी हो सकता है, साइटोकाइन भी हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। रिसेप्टर लोकेटेड ऑन सेल सरफेस और इनसाइड सेल डिटेक्ट्स द सेल सिग्नल। रिसेप्टर हमारा सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सेकेंड मैसेंजर, जो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद जो, जैसे ये कोई लिगेंड आके बाइंड किया इससे, अब जो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल भेजेगा सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग, और ये होता है सेकेंडरी मैसेंजर हमारा, ठीक। तो CAMP, IP3, DAG, CA+2 काइनेजेस, फॉस्फेटेजेस, ये सारे हमारा सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। इफेक्टर प्रोटीन कैरी आउट द रिस्पॉन्सेज, इंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या होता है? चेंज इन मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ और सर्वाइवल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। सिग्नलिंग 4 प्रकार की होती है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब हो गया सेल सीक्रेट्स अ सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड टू इटसेल्फ। तो सेल खुद को ही सिग्नल भेज रहा है और खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक। पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नल रिलीज्ड अफेक्ट्स नेबरिंग सेल्स। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड है, तो यहाँ पे जो ये सिग्नल रिलीज होगा डायरेक्ट इस सेल के रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, हार्मोन ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू रीच डिस्टेंट टारगेट। हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारे ब्लड्स के साथ ये हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं, अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। सिनेप्टिक सिग्नलिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय नर्व एंडिंग एक्ट ऑन नियर बाय न्यूरॉन्स मसल। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई सेल है कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा, इसके अंदर चला जाएगा। सेल सरफेस रिसेप्टर्स, these are specialized proteins on the plasma membrane that bind extracellular ligand. Major G protein type coupled receptors, जिसको हम GPCRs बोलते हैं। enzyme linked receptor, एग्जाम्पल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, साइटोकाइन रिसेप्टर्स। और थर्ड है हमारा आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। इसको आप एज इट इज कॉपी में लिख लो और याद करना है बस। जैक स्टेट पाथवे, जैक स्टेट पाथवे नाम से पता चल रहा है दी जेनस काइनेज JAK सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसका फुल फॉर्म है स्टेट का। और ये पाथवे है, इट इज़ ए डायरेक्ट सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज्ड बाय साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन के लिए एक डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है जो साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर यूज करते हैं, ओके। इनका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स इम्यून सिस्टम, एंटीवायरल रिस्पॉन्स, साइटोकाइन सिग्नलिंग, कंट्रोल्स ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डिफरेंशिएशन करता है और ब्लड की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैक स्टेट पाथवे का मैकेनिज्म, तो ये है हमारा सबसे पहला आता है कि साइटोकाइन, जैसे कि इंटरफेरॉन, ये साइटोकाइन रिसेप्टर पे बाइंड करता है। जैसे ये हो गया रिसेप्टर, यहाँ पे साइटोकाइन है, ये आया और ये रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया, मतलब ये यहाँ पे बाइंड किया एंड देन रिसेप्टर डाइमराइजेज एंड एक्टिवेट्स जैक काइनेज अटैच्ड टू इट। जो ये रिसेप्टर है ये डाइमराइज होता है, एक्टिवेटेड जैक फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन रेजिड्यू ऑन द रिसेप्टर। जब जैक्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक।
स्टैट प्रोटीन्स बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर। अब आके स्टैट प्रोटीन्स उस पर बाइंड कर जाते हैं एंड देन देमसेल्व्स बिकम अ फॉस्फोराइलेटेड बाय जैक्स। तो जब जैक जो था वो फॉस्फोराइलेटेड तो था ही, उस पर जब स्टैट आके बाइंड कर लेंगे तो वो भी फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे। तो फॉस्फोराइलेटेड स्टैट्स डाइमराइजेस अपना एक और डाइमर मतलब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइमराइज करते हैं एंड ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। फिर वो डाइमराइज स्टैट जो है वो डाइमर का स्ट्रक्चर बना के न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं एंड देन स्टैट डाइमर्स बाइंड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। तो ये जो स्टैट डाइमर है ये न्यूक्लियस के अंदर जाके किसी एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो बस यही है जैक स्टैट का मैकेनिज्म एंड टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड प्लीज like, comment, share and subscribe.